हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। इसके प्रमुख घटक कौन से हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने की, यहाँ पे पूरी डिटेल में बात होगी और ये टॉपिक आपका आज का आज पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो अबीहा क्लासेस सफलता की सोच को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स की जो भी नोटिफिकेशंस आती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानते ही होता क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ क्या है। संपूर्ण पृथ्वी, बहुत अच्छे से मैं डिटेल में बहुत आराम से समझाऊंगी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी अर्थात स्थल, जल एवं वायुमंडल, यानी कि पूरी पृथ्वी, यानी कि जैसे हम पूरी पृथ्वी में क्या देखते हैं, जमीन, पानी, हवा, ये पूरा जो तीनों मंडल है और इस पर निवास करने वाले जीव, ठीक है, और इस पे जो रहते हैं जीव, हम भी तो एक जीव है, एक विशिष्ट चक्र अथवा प्रणाली या तंत्र में परिचालित होते रहते हैं और प्रकृति या पर्यावरण के साथ अपूर्व सामंजस्य स्थापित करके न केवल अपने को अस्तित्व में रखते हैं अपितु पर्यावरण को भी स्वचालित करते हैं। इस प्रकार रचना एवं कार्य की दृष्टि से जीव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इसी को इकोसिस्टम अथवा पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। कुछ समझ में आया? समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। देखिए पूरी पृथ्वी, हमारी पूरी पृथ्वी, उस पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, पहले तो तीनों मंडल की बात कर लेते हैं हम, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों की बात कर ली यहाँ पे हमने, और इन तीनों पे रहने वाले जीव, ठीक है, यहाँ पे यही बात हुई। एक विशिष्ट चक्र होता है, इनके बीच एक क्या होता है, एक विशिष्ट चक्र होता है और इस चक्र में हर कोई अपनी भूमिका निभाता है और ये चक्र बहुत सामंजस्य स्थापित करके ना केवल अपने अस्तित्व में रहता है अपितु पर्यावरण को भी स्वचालित करता है। और जो पर्यावरण है ना, जो एक आवरण हमारे चारों तरफ फैला है पर्यावरण, इसको भी स्वचालित करता है। मतलब हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए ना, इस पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव एक दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है, यही एक चक्र बनाता है। और इसी चक्र की जैसे हम देखते हैं रचना एवं कार्य की दृष्टि से जीव समुदाय वातावरण एक तंत्र के रूप में, एक तंत्र पूरा एक सिस्टम काम करता है हमारा। हम अकेले नहीं काम कर सकते, हमारे लिए जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इस पृथ्वी पे रहने वाला हर जीव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे लिए पर्यावरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि अकेला, जैसे किसी भी जिले का कलेक्टर कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके नीचे प्रशासनिक जितने भी छोटे छोटे कर्मचारी नहीं होंगे, जितने, और हम देखिए स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं, हमें कुछ, अगर हमें बैंक में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम पहले बैंक के जो छोटे एम्प्लॉइज होते हैं या जो जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, पूछताछ केंद्र, वहां पे जाते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो अपने बड़े कर्मचारी को बताता है, वो सीधे जाके बैंक मैनेजर को बताता है, सीधे डायरेक्ट चीजें बैंक मैनेजर तक नहीं पहुंचती। तो एक सिस्टम चल रहा है ना, जैसे बैंक में एक सिस्टम चल रहा है, उसी तरह हमारी पृथ्वी पर भी एक सिस्टम चल रहा है। हर तंत्र, मतलब इसमें आप देखेंगे कि इस सिस्टम में हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस सिस्टम के लिए काम कर रहा है। यही सिस्टम इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो बिल्कुल आसान भाषा मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि एक ऐसा तंत्र जिसमें हम देख सकते हैं हर जीव अपने अपने कार्य को कर रहा है और उसमें तीनों मंडल आते हैं, पर्यावरण आता है और पर्यावरण को स्वचालित रूप से चलाया जाता है, वातावरण एक तंत्र के रूप में यहाँ पे कार्य हो रहा है। यही इकोसिस्टम अथवा पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। एकदम क्लियर हो गया? मैं फिर से बता देती हूँ, पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। सामान्य लैंग्वेज में यहाँ जो भी लिखा है उसको आप भूल जाइए, मैं सीधे बताती हूँ पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, इन तीनों मंडलों पे रहने वाले जो भी हमारे जीव जो है, इनके एक चक्र होता है, एक सर्कल होता है, जो एक पर्यावरण को स्वचालित करते हैं। हम लोग ही तो पर्यावरण को चलाते हैं, हम पर्यावरण को स्वचालित करते हैं और यही स्वचालन, यही चक्र, यही तंत्र क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी खोज किसने की थी? संपूर्ण जीव समुदाय और पर्यावरण के इस अंतर संबंध को इकोसिस्टम नाम सर्वप्रथम एजी टेंसले ने, ठीक है, एजी टेंसले ने
1935 में दिया था। आपको नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। उन्होंने इसे परिभाषित करते हुए कहा था कि पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं। जैविक और अजैविक दोनों पे बात करेंगे अभी डिटेल में, जिसमें पर्यावरण के जैविक और अजैविक कारक अंतर संबंधित, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंततः संबंधित है एक दूसरे से। किसने कहा था? टेंसले ने कहा था, जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र की, जिसे हम बोल सकते हैं खोज की, जिन्होंने पहली बार सर्वप्रथम इकोसिस्टम नाम का प्रयोग किया। चलिए आगे बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या है, उन पर डिटेल में बात करते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना दो प्रकार के घटकों से होती है। ठीक है, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना दो प्रकार के घटकों से होती है। कौन कौन से घटक है? जैविक या जीव्य घटक, दूसरा क्या आता है? अजैविक या अजीव्य घटक। तो चलिए इन पे डिटेल में बात करते हैं। देखिए इनके अंतर्गत भी कुछ चीजें आएंगी, उस पर बात करते हैं। पहले बात करते हैं जैविक या जीव्य घटक। जैविक या जीव्य घटक क्या है? जैविक या जीव्य घटकों को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। पहले आता है स्वपोषित घटक, फिर दूसरे पे हम देखते हैं परिपोषित अंश। ठीक है, पहले पे तो स्वपोषित पे हम बात कर लेते हैं। वे सभी जीव इसे बनाते हैं जो साधारणता अकार्बनिक पदार्थ को प्राप्त कर जटिल पदार्थों का संश्लेषण कर लेते हैं, अर्थात अपने पोषण के लिए स्वयं भोजन का निर्माण अकार्बनिक पदार्थों से करते हैं। ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, यहाँ पे हम देखते हैं, अकार्बनिक पदार्थ जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग में लाकर भोजन बनाते हैं, जिनका उदाहरण हरे पौधे हैं। ये घटक उत्पादक कहलाते हैं। देखिए स्वपोषित है, स्व मतलब स्वपोषित, स्व से ही, खुद से ही, स्वयं से ही अपना पोषण यहाँ पे बना रहे हैं। तो कौन है ये? पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे किसी पर निर्भर नहीं होते। ये क्या करते हैं? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के बाद ये उसी से अपना भोजन बनाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। तो ये स्वपोषित है। यहाँ पे हमने देखा जैविक या जीव्य घटक के बारे में बात करें। देखिए यहाँ पे दो प्रकार है ना, जैविक या जीव्य घटक, अजैविक या अजीव्य घटक। तो हम पहले बात करें फर्स्ट वाले पे, जैविक या जीव्य घटक में जो सबसे पहले आता है स्वपोषित घटक, जो खुद पर ही निर्भर होते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। आगे चलिए बात करते हैं परपोषित अंश। ये स्वपोषित अंश द्वारा पैदा किया हुए भोजन द्वारा देखते हैं हम उस पर प्रयोग में लाते हैं। ये जीव उपभोक्ता या अपघटनकर्ता कहलाते हैं। कार्यात्मक दृष्टिकोण से जीव्य घटकों को क्रमशः उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। अब इसमें भी देखिए प्रपोषित में भी क्या क्या आते हैं? उत्पादक पे बात करते हैं। इसमें जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, वह प्राथमिक उत्पादक होते हैं और इन पर निर्भर जीव जंतु एवं मनुष्य गौण उत्पादक होते हैं। देखिए हमने पहले स्वपोषित में बात कर ली थी, जो हरे पौधे होते हैं। अब परपोषित में हमने बात कर ली, जो दूसरों पे थोड़ा निर्भर होते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि जीव जंतु एवं मनुष्य गौण उत्पादक होते हैं, क्योंकि वो पौधों से भोजन लेकर उनसे प्रोटीन, वसा आदि का निर्माण करते हैं। क्योंकि मनुष्य भी पेड़ पौधों पर निर्भर है और जो छोटे मोटे जीव जंतु वो भी पेड़ पौधों पर निर्भर है। आगे चलिए बात करते हैं उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। ये थे उत्पादक के बाद हम बात करते हैं उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, जो कंज्यूम करता है। प्राथमिक, यहाँ पे हम फर्स्ट बात करें प्राथमिक, जो पेड़ पौधों की हरी पत्तियां भोजन के रूप में काम में लाते हैं, जैसे गाय, बकरी, मनुष्य आदि, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं। गौड़ या दैत्य, जो शाकाहारी जंतुओं या प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे मांसाहारी, शेर, चीता, मेंढक, मनुष्य आदि मांसाहारी कहलाते हैं। देखिए एक सर्कल बन रहा है, अभी उस सर्कल को मैं बना के आपको दिखाती हूँ। अब बात करते हैं तृतीय। इस श्रेणी में वो आते हैं जो मांसाहारी को खा जाते हैं, जैसे कि सांप मेंढक को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं सर्कल बनाती हूँ आपका, तो देखिए तीन स्थिति सामने आती है। ठीक है, तीन स्थिति में हम देखते हैं। ये प्रथम उपभोक्ता जो प्राथमिक है, जैसे पेड़ पौधे हैं। दूसरे उपभोक्ता कौन हो जाते हैं? जो शाकाहारी है या पेड़ पौधे हैं, ये इन पे निर्भर होते हैं। ये क्या होते हैं? इन पे निर्भर होते हैं। ये जो शाकाहारी वाले हैं, शाकाहारी है, जीव जंतु हैं, ये प्राथमिक है। फिर उसके बाद ये लोग इनको खाते हैं। ये जो मांसाहारी है, मांसाहारी किनको खा रहे? इनको खा रहे। अब ये कौन बचे? ये क्या होते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं ये मांसाहारी को खाते हैं, जैसे मोर सांप को खा गया। फिर वही सर्कल चल रहा होता है। फिर से क्या होता है? पेड़ पौधों का निर्माण होता है, फिर से वो जीव जंतु पैदा होते हैं, फिर वो इनको खाते हैं, फिर वो इनको खाते हैं। एक सर्कल चल रहा है। हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर एक व्यक्ति की चेन यहाँ पे टूट जाती है, कोई भी कड़ी से हट जाता है, तो यहाँ पे पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। तो उपभोक्ता में हमने समझ लिया तीन प्रकार के होते हैं। प्राथमिक, गौड़ या द्वितीय बोल दीजिए, तृतीय बोल दीजिए। प्रथम में कौन आते हैं? पेड़ पौधे जो हरी पत्तियां होते हैं, जो गाय बकरी पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं। अब जो शाकाहारी को खाते हैं मांसाहारी, गौड़ या द्वितीय होते हैं। अब जो मांसाहारी को खा जाते हैं ये तृतीय होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं अपघटक।
इसमें मुख्य रूप से जीवाणु तथा कवकों का समावेश होता है जो मरे हुए उपभोक्ताओं को साधारणतः भौतिक तत्वों में विघटित कर देते हैं अथवा फिर से वायुमंडल में मिल जाते हैं। ठीक है, भौतिक तत्वों में विघटित हो जाती है, जीवाणु कवक क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उपभोक्ताओं को साधारणतः भौतिक तत्वों में विघटित हो जाते हैं, यानी कि अपघटक पुनः वायुमंडल में मिल जाना। अब हम बात करते हैं जो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा जिसमें बात कर रहे हैं अजैविक या अजीवी घटक। पहले हमने जैविक या जीवी घटक के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं अजैविक या जीवी घटक के बारे में। हम यहाँ बात करते हैं, इनको 3 भागों में बांटा जाता है। पहले क्या देखते हैं, जलवायु तत्व जैसे सूर्य का प्रकाश, तापक्रम, वर्षा, ठीक है, आदि। अकार्बनिक पदार्थ में हम क्या देखते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि। थर्ड हम देखते हैं कि सेकेंड हमने देखा कार्बनिक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि। थर्ड में हम देखते हैं अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन और आदि। तो यहाँ पे देखिए हमने बात कर ली अजैविक और या अजीवीय। तो यहाँ पे देखिए इसे जैविक और इसे हमने जो फर्स्ट बारे में बात की थी, यहाँ पे क्यों जैविक या जीव घटक के बारे में बात की, क्योंकि ये जैविक है, स्वपोषित है, जीव। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें जीव जंतु भी तो आ रहा है, उपभोक्ता, अपघटक, यहाँ पे सारी जीव जंतु है, उत्पादक है, या जिसपे हम बात करें उपभोक्ता, ये 3 प्रकार के होते हैं, सारे के सारे जीव ही हैं। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे ये अजैविक या अजीव घटक है, इनको 3 भागों में बांटा जाता है, जलवायु तत्व, सूर्य प्रकाश, वर्षा, तापक्रम, वर्षा, क्योंकि ये सब भी पर्यावरण में आते हैं। क्यों भैया पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं मैम, आप ऐसा क्यों कह रही, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम जिसमें पर्यावरण को भी स्वचालित किया जाता है। तो ये सब के सब पर्यावरण में ही तो आते हैं, जो अभी हमने बात की। ये लास्ट वाला क्या, अजैविक या अजीव घटक, ये सभी पर्यावरण, सूर्य का प्रकाश, तापक्रम, वर्षा आदि, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ये सभी पर्यावरण में आते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र समझ लिया, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक समझ लिए। तो देखिए सीधा सा साधारण शब्दों में पारिस्थितिकी तंत्र में फिर से बता देती हूँ क्या है। संपूर्ण पृथ्वी, पूरी पृथ्वी आ गई, जल, वायुमंडल, स्थल मंडल, सब कुछ आ गया इसमें। और इसमें जितने भी जीव हैं और ये एक विशिष्ट चक्र चला रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, सामंजस्य स्थापित करके हैं, और ये क्या कर रहे हैं, वातावरण पूरा का पूरा एक तंत्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसी को इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसके घटक क्या हमने बात की, 2 प्रकार के होते हैं, जैविक या जीविक घटक, अजैविक या अजीविक घटक। इसमें हमने उत्पादक देख लिया, उपभोक्ता देख लिया, अपघटक देख लिए। उपभोक्ता हमने देख लिया कि 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने बात कर ली थी स्वपोषित। फिर हमने जब यहाँ पे हमने परपोषित में बात की तो 3 होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, गौण या तृतीय। अब हमने अपघटक देख ली, अपघटक जो मरे हुए उपभोक्ता जो हम बात करते हैं। अजैविक या अजीव घटक जिसमें जलवायु तत्व, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको पारिस्थितिकी तंत्र समझा दिया। आगे मैं देखिए अभी मैं पूरी, जैसे आप बोल सकते हैं, ज्योग्राफी की पूरी सीरीज लेके चल रही हूँ। तो आगे के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी जलवायु तथा मौसम में अंतर। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि जलवायु और मौसम क्या है। देखिए है तो दोनों एक ही जैसे, लेकिन थोड़ी सी इसमें हम देख सकते हैं अवधि का फर्क होता है। अवधि के साथ साथ बहुत सी चीजें फर्क होती है। मौसम की अवधि छोटी होती है, जलवायु एक बहुत बड़ी अवधि होती है, उसे जलवायु के रूप में हम देखते हैं। तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे मौसम और जलवायु क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत फायदा होने वाला है। हमारी टीम पूरी तैयारी करती है आपको साधारणता समझाने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जीएस, और साथ ही साथ सरकारी नोटिफिकेशन जो भी आती है वो सब आपको पता चलता है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम है, आप जिस भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री और जीएस और करंट अफेयर्स, आपको जो भी टॉपिक इन सब्जेक्ट्स में से टॉपिक्स पढ़ने हो उसे कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक्स को आपको पढ़ाएंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।